बच्चों, रूस की क्रांति के कारण को हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने देखा कि रूस की क्रांति के पीछे कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक या बौद्धिक कारण थे। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार टॉल्स्टॉय की रचना वॉर एंड पीस, तुर्गनेव की रचना फादर्स एंड सन्स तथा दी वर्जिन सॉइल, दोस्तोयेव्स्की की रचना क्राइम एंड पनिशमेंट, मैक्सिम गोर्की की रचना माँ तथा चेखोव के जितने भी लघु कहानियाँ और नाटक थे, इन लोगों ने कैसे जनमानस को उद्वेलित किया था। तुर्गनेव ने तो द वर्जिन सॉइल में यहाँ तक लिख दिया था कि रूस के युवा पीढ़ी, तुम हथियार उठाओ, बिना सशस्त्र क्रांति के या बिना तुम्हारे शक्ति प्रदर्शन का यह जारशाही का जो निरंकुशता है खत्म नहीं हो सकता है। तो ये सभी जो थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स के उस साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस में या फिर क्राइम एंड पनिशमेंट में उस समय की रूसी व्यवस्था की, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की एक विशद व्याख्या की थी, जिसको पढ़कर वहाँ की स्थिति को हम लोग समझ सके थे। तो ये सभी बातें थी। जनमानस पूरी तरह उद्वेलित हो चुका था। वह जार निकोलस सेकेंड से पूरी तरह त्रस्त था, जरीना से त्रस्त था। उसका जो धार्मिक गुरु रास्पुटिन था, उससे वे लोग परेशान थे। चर्च का जो आतताई चर्च जो भी था, वह भी पूरा निरंकुश कार्य किया करता था। कुलीन की स्वेच्छाचारिता थी। लोग परेशान थे। कुछ न कुछ होने वाला था, स्थिति बन चुकी थी। और 1905 की क्रांति को जिस तरह दबा दिया गया था, खूनी रविवार के हजारों लोगों को राजा ने गोली चलवाकर सड़कों पर मार दिया था, लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा था। वह सिर्फ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक समय आए और वे रूस में एक सशस्त्र क्रांति करें। और वह समय आता है 1917 में। ये इतने नाराज थे जारशाही से कि वहां का जो प्रमुख शहर था पेट्रोग्राड, इसका इन लोगों ने नाम तक बदल दिया। ये सुनना नहीं चाहते थे कि पेट्रोग्राड क्या है। उसका नाम इन लोगों ने लेनिनग्राद कर दिया। लेनिन जब गद्दी पर बैठा तो उसने पेट्रोग्राड का नाम लेनिनग्राड कर दिया। कहने का मतलब है कि पुरानी जो भी बातें थी, जारशाही का जो भी प्रमाण उन्हें दिखता था, उससे वे नाराज थे। और यही कारण हुआ कि मार्च 1917 में, हालांकि जब इसको हम जूलियन कैलेंडर देखते हैं तो जूलियन कैलेंडर से यह फरवरी हो जाता है, क्योंकि वह 13 दिन पहले होता है। हुआ तो इसलिए इसको फरवरी की क्रांति कहते हैं। यह जूलियन कैलेंडर के अनुसार, जो रूस का प्राचीन कैलेंडर था। बाद में इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर से रूस चलने लगा। तो ग्रेगोरियन के अनुसार यह मार्च 1917 में पेट्रोग्राड में एक कारखाना में आंदोलन हुआ। 50 मजदूर आंदोलन करने लगे। बहुत बड़ी बात थी। 1905 के बाद 12 वर्षों के बाद किसी भी प्रकार का आंदोलन वहां पर मजदूरों के द्वारा शुरू किया गया। यह सब साम्यवाद का प्रभाव था, कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों का प्रभाव था। तो इन लोगों ने जब उस फैक्ट्री के 50 मजदूर श्रमिक आंदोलन के लिए आगे आए, एक कारवां बनता गया। और ये पेट्रोग्राड की जितनी भी सड़कें थीं, वह पूरी तरह मजदूरों से और इस आंदोलनकारियों से भर गई। इन लोगों की मांग एक ही थी
कि हमें पूरी तरह एक वर्ग समन्वय यानी अमीर और गरीब न रहे, हमें हमारा हक मिले, हमारी संपत्ति पर हमारा अधिकार रहे। खासकर जो 1917 में 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यह बात मैं बता रहा हूँ 1917 की, यानी उस समय रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था और बुरी तरह पराजित हो रहा था। रूस कहीं भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जार निकोलस युद्ध से अपना पांव खींच नहीं रहा था। महंगाई आकाश पर पहुंच गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, मुद्रास्फीति हो चुकी थी, रुपये का वहां जो रूबल था उसका अवमूल्यन हो चुका था। तो इन लोगों ने मांग की कि हमें शांति चाहिए, हमारे भूख को मिटाओ यानी रोटी दो और निरंकुशता खत्म करो। युद्ध से हटने की बात जनता बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, मजदूर रोटी की बात कर रहे थे। जार सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने सैनिकों को वही 1905 में जिस तरह गोली चलवाया था, उसने वहां के अपने सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। वहां की जो सेना थी, उसने राजा जो जार थे उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया कि मैं इन निहत्थे मजदूरों पर जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इन पर गोली नहीं चलाऊंगा। बहुत बड़ी बात थी। राजा की सेना उस मजदूरों के मांग के साथ पूरी तरह सहमत थी, अर्थात राजा की सेना भी कार्ल मार्क्स और एंगल्स के सिद्धांतों से पूरी तरह संतुष्ट थी। अब राजा को, जार को अपनी विशेष सेना, जो उसकी खास सेना थी, जो अंतरंग सेना थी, जो कि उसके इशारे पर जान देने के लिए तैयार थी, उस घुड़सवार सेना को भी इसने उन निहत्थे मजदूरों पर दमनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन लोगों ने भी इनकार कर दिया और वे लोग इन मजदूरों के साथ मिलकर, जो आंदोलनकारी थे मजदूर और श्रमिक, इन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने सोवियत का गठन किया। सोवियत एक ग्रुप हुआ जिसमें ये लोग बैठकर विचार करने लगे कि हमें क्या चाहिए। सेना इसलिए नाराज थी क्योंकि इनके लाखों मित्र जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे, बेवजह मारे जा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि इस विश्व युद्ध से रूस को कुछ फायदा होने को नहीं है, तो क्यों यह युद्ध में शामिल है। लाचार होकर राजा को जो तीसरी ड्यूमा, हम लोगों ने देखा था कि जब 1905 की क्रांति हुई थी तो जार ने पहली ड्यूमा बनाई लोगों को शांत करने के लिए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। फिर राजा ने दूसरी ड्यूमा बनाई, वह भी कुछ नहीं कर सकी। तब जार ने जो उसके रिएक्शनरी मित्र थे, प्रतिक्रियावादी मित्र थे, सहयोगी थे, उनको मिलाकर एक तीसरी ड्यूमा बनाई थी जिसने कि उस क्रांति को दबा दिया था। यह तीसरी ड्यूमा, थर्ड ड्यूमा, राजा को भंग करनी पड़ी उस आंदोलन की प्रतिक्रिया को देखते हुए। और इन लोगों ने क्या किया कि राजमहल पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब इन्हें लगा कि सेना तो हमारे साथ है। जहां सेना और पुलिस का भय खत्म होता है, वहां यहाँ जो उच्छृंखलता थी वह निसंदेह बढ़ जाती है। मजदूर, श्रमिक, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी जो उस समय आंदोलन में लिप्त थे, इन लोगों ने जार के महल पर आक्रमण कर दिया और जार को बंदी बना लिया। उनका राजकुमार था, यह उदारवादी था, इसका नाम था ल्यू वो। उदारवादी राजकुमार था। अभी तक ये लोग सत्ता अपने हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे थे। इनका कहना था कि यह हमें शांति चाहिए, हमें रोटी चाहिए और हमें एक कुशासन से मुक्ति चाहिए।
तो लिवोव ने क्या किया कि इसने उदारवादी सिद्धांत के चलते लोगों पर, राजकुमार लिवोव ने लोगों को शांत करने का प्रयास किया और शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इस क्रांति का असर यह हुआ कि रूस से जार यानी रोमनोव वंश का सफाया हो गया। अब वहां पर रोमनोव वंश का नामो निशान नहीं था। लेकिन लिवोव जो था, है तो वह राजशाही का ही एक अंग था तो राजकुमार। तो जो क्रांतिकारी थे उसके कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि आज यह हमारे आंदोलन को दबाने के लिए यह उदारवादी नीति अपना रहा है, कल यह भी निरंकुश हो सकता है। और उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और लिवोव की जो शासन प्रणाली थी वह लोगों को पसंद नहीं आई। लोग उससे असंतुष्ट हो गए और लाचार होकर इन लोगों ने इसको भी गद्दी से हटा दिया। अब सत्ता बोल्शेविक और मंशेविक, हम जानते हैं कि वहाँ दो पार्टियां थी, एक मंशेविक पार्टी, एक बोल्शेविक पार्टी। यह दोनों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स के सिद्धांत पर बने हुए थे, जो रूस में एक समरसता लाना चाहते थे, जो रूस में पूंजीवाद को हटाना चाहते थे, जो रूस में अमीर और गरीब संपत्ति पर सरकार का हक चाहते थे, वही पार्टी थी। उन्हीं में का एक था मंशेविक पार्टी और एक था बोल्शेविक पार्टी। दोनों में मौलिक अंतर यह था कि यह नरम दल था और यह गरम दल था। मंशेविक उदारवादी विचारधारा का था। इसके जो भी सदस्य थे तो ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स के ही समर्थक थे, तो ये समाजवाद के ही पक्षधर थे। लेकिन ये समाजवाद एक निहित और विहित प्रक्रिया के द्वारा लाना चाहते थे। ये सशस्त्र उठाकर क्रांति नहीं चाहते थे। इन्हीं का नेता केरेंस्की गद्दी पर बैठा, यानी सत्ता अब केरेंस्की के हाथ में आ गई, सत्ता अब मंशेविक के हाथ में आ गई। यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है कि 1905 की जो क्रांति हुई थी उसमें लेनिन ने भी भाग लिया था।